नमस्कार। मोरालिटी विद टोटलिटी टीचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ वीडियो में नहीं बना पा रही थी, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स थे और अब भी हैं होने वाले, लेकिन आपके लिए टाइम निकाल के मैंने ये एग्ज़ाम्स के लिए को छोड़ के मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करी थी सीरीज़ की, वैसे ही हम उसको आगे बढ़ाते हैं हुए आज कंसिडरेशन और प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको सरल शब्दों में कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानने को और प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। इस पूरी सीरीज़ को जो मेरी सीरीज़ देख चुके हैं वो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, और जो जिन्होंने नहीं देखा है वो आगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी कि पिछले हमारी वीडियो सीरीज़ कौन कौन सी थी। ऑफर एंड प्रपोजल, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, सबके बारे में हमने आपको बताया था, तो वही मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? वैसे तो कंसिडरेशन सोच विचार होती है, लेकिन लीगल फॉर्म में इसका क्या, लीगल नॉलेज में इसका क्या मतलब होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे इसी वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन सेक्शन 2D में मेंशन है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में, जो कि कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। हमें पता था, देखिए हमें जैसे हमने पता है कॉन्ट्रैक्ट में दो लोगों की आवश्यकता होती है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की। जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पे हम, जो प्रॉमिसी होता है या कोई भी पर्सन होता है, वो कुछ करता है या परहेज करता है वो करने से, जिससे वो करना चाहिए, जिसको वो करना चाहिए और वो परहेज से कर नहीं रहा है, और प्रॉमिस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। थोड़ी लीगल लैंग्वेज कठिन होती है, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम हिंदी में आपको समझाते जाएं और इजी लैंग्वेज में आपको बताते जाएं। आशा है आप सबको पसंद आएगा हमारा ये सीरीज़। प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम आपको आगे गाइड भी कर सकें। और जो हमारी जो अगर आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र ज़रूर करिएगा, ताकि हम आगे अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए, ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट, जो सच एक्ट है और एब्सटिनेंस है और प्रॉमिस है, इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। यानी कि सेक्शन 2D में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये जिक्र है कि एक्सप्रेशन कंसिडरेशन को नोट्स एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस बाय प्रॉमिसी के द्वारा एक्ट होता है या एब्सटिनेंस होता है टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करना और कुछ ना करना, उससे मना कर देना, ये कंसिडरेशन होता है। दिस कुड बी इन ब्रॉड सेंस इंक्लूड एनी लाइबिलिटी दैट में पास ऑन टू ए पार्टी विच इज बेनिफिशियरी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कुछ भी हो सकता है अगर ब्रॉड सेंस में देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि लाइबिलिटी है जो कि पास हो रही है एक पार्टी से विच इज ए बेनिफिशियरी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। इन ऑर्डर टू एग्जामिन द प्ली ऑफ द स्पेशल SPA is rendered without consideration if the sale consideration paid for the, in order to examine the plea of, in order to examine the plea that the SPA is rendered without consideration if the sale consideration paid for the shares is returned to HFCL, its clauses will have to be examined। चलिए इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन में समझेंगे इस चीज़ों को।
पांच कंसिडरेशंस हैं, एलिमेंट्स हैं इसके। पहला है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड है का ए है, ए पार्ट है, सॉरी इसके तीन जो मैं कह रही हूँ तीन एलिमेंट्स हैं, और इसके जो थर्ड पार्ट है उसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। तो पहले तो मैंने बताया आपको कि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर पहला। दूसरा है हमारा प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तीसरा है का ए पार्ट है, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। इसका एक और बी पार्ट है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। और सी प्रोमिसी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं। जो एक्ट है और ओमिशन है, जो किया गया एक्ट है या नहीं किया गया चीज़, और प्रॉमिस टू डू कंस्टिट्यूटिंग द कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। मतलब जो एक्ट है, ओमिशन है, या कोई प्रॉमिस है किया गया है जो कि कंसिडरेशन में है कि भाई इतने रुपए हम आपको देंगे अगर आप हमें ये चीज़ देंगे, तो जो रुपए है वो कंसिडरेशन हो जाएगा फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। और लाइबिलिटी हो गई भाई प्रॉमिस ही की, कि भाई प्रॉमिसी ने प्रॉमिस किया था कि ये देंगे हम पैसे। तो एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ द promisee, in other words, it is the requirement of the section that an act or abstinence which is to be a consideration for the promise must be done or promised to be done in accordance with the desire of the promiser। जो promiser ने जैसा रखा है उसका कीमत रखी है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज़ रखी है कि भैया इसके बदले ये मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में यही तो चीज़ होती है कि भैया आप दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट में यही कह रहे हैं हम कि जो प्रॉमिसर है उसकी डिज़ायर पे कंसिडरेशन निश्चित होता है, और वो जो कंसिडरेशन जो लाइबिलिटी होती है वो किसकी होती है, प्रॉमिसी की। ठीक है। एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस बाय द डिफेंडेंट्स टू पे टू द प्लेंटिफ ए कमीशन ऑन आर्टिकल सोल्ड थ्रू दियर एजेंसी इन ए मार्केट कंस्ट्रक्टेड बाय द प्लेंटिफ। जैसे एग्जाम्पल मैंने यही बताया कि प्रॉमिस हो गया डिफेंडेंट के बारे, डिफेंडेंट जो होते हैं प्रॉमिस कर रहा है के द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि वो प्लेंटिफ को कमीशन देगा ऑन आर्टिकल सोल्ड थ्रू दियर एजेंसी, उसकी एजेंसी के द्वारा इन ए मार्केट कंस्ट्रक्टेड बाय द, जो किस मार्केट में, कंस्ट्रक्टेड बाय द प्लेंटिफ में, नॉट एट द डिज़ायर ऑफ द डिफेंडेंट्स बट ऑफ द कलेक्टर ऑफ द प्लेस इज वाइड बीइंग विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। On the other hand, an act done at the promiser's desires furnishes a good consideration for his promise even though it is of no personal sequence. Good consideration. On the other hand, an act done at the promiser's desire furnishes a good consideration for his promise even though it is of no personal significance or benefit to him. Example, where defendant had agreed to subscribe ₹100 towards the construction of a town hall at Howrah, it was in evidence that the plaintiff promisee, the secretary of the municipality, had entered into correct contract with the contractor for the purpose of building the town hall and thus had undertaken liability to pay him। यानी कि ये एक एविडेंस में दिखाया गया कि प्लेंटिफ जो है वो प्रॉमिसी है, और सेक्रेटरी ऑफ द म्यूनसिपैलिटी हैड एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट में, प्रॉमिसी किस में आया है, कॉन्ट्रैक्ट में आया है, विद द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द पर्पज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द टाउन हॉल एंड thus had undertaken liability to pay him। इसलिए एंटर किया है प्रॉमिसी ने, तो उसको उसकी लाइबिलिटी है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को, प्रॉमिसर को पे करे। द प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट एज ही फेल्ड टू पे द सब्सक्रिप्शन। जैसे मैंने बताया प्लेंटिफ ने सू किया है, उस पर वाद चलाया है, उसकी पर केस किया डिफेंडेंट, क्योंकि फेल हो गया था पे को, सब्सक्रिप्शन को पे करने के लिए। The Calcutta High Court held that though the promise was to subscribe to a charitable institution and there was no benefit to the defendant promiser, जो है डिफेंडेंट प्रॉमिसर है, स्टिल इट वाज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन
द कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये माना कि दो द प्रॉमिस वाज टू सब्सक्राइब टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का प्रॉमिस थी ये, एंड देयर वाज नो बेनिफिट टू द डिफेंडेंट promisor. Still, it was supported by consideration as the plaintiff had suffered a detriment in having undertaken a liability to the contractor on the faith of the promise of the defendant. क्योंकि डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया था उनकी सब्सक्रिप्शन देने के लिए और सब्सक्रिप्शन में वो फेल हो गया था वो पे करने के लिए, तो इस वजह से वो ज़रूर इसको सू करेगा एट द टाइम ऑफ द केस, एज वी मतलब जो अगर वो हो गया है, अगर उसने फेल हो गया है सब्सक्रिप्शन करने में, डिफेंडेंट प्रॉमिसी। ओके, प्रॉमिस। अब सेकंड पार्ट है इसका एलिमेंट का, promisee or any other person. In English law, it is well settled that consideration must move from the promisee. हमें पता है कि इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन कहाँ से मूव होता है, किसका लिए होता है कंसिडरेशन, कहाँ से चलता है, प्रोमिसी से। बट इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कहीं से भी चल सकता है इंडिया में प्रोमिसी या कोई भी पर्सन हो। इट डज नॉट हाउएवर फॉलो दैट द थर्ड पार्टी कैन सू ऑन द एग्रीमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी सू कर सकती है एग्रीमेंट में। The law on the point that has been stated in Krishna Lal Sahu versus Pramila Bala definition of consideration, Krishna Lal Sahu versus Pramila Bala Dasi, wherein it has been laid down that the clause D of section D2 Contract Act widens the definition of consideration so as to enable a party to a contract or to enforce the same in India in certain cases in which the essential English law would regard that party as the recipient of a purely voluntary promise and would refuse to him a right of action on the ground of nudum pactum. अब आप कमेंट में हमें बताएंगे कि न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या होता है। नॉट ओनली हाउएवर देयर इज नथिंग इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट टू इनकरेज द आइडिया दैट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी इन्फोर्स्ड बाय पर्सन who is not a party to the contract, but this notion is rigidly excluded by the definition of promisor and promisee. अब एक और केस ले लेते हैं हम, जमुना दास वर्सेस राम अवतार का, जो प्राइवी काउंसिल है हेल्ड। इस केस में प्राइवी काउंसिल ने क्या हेल्ड किया था, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 90 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दैट ए परचेजर्स कॉन्ट्रैक्ट टू पे ऑफ द मॉर्टगेज डेब्ट could not be enforced by mortgagee who was not a party to the contract. जो कि किसी के इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि सेक्शन 90 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जिसमें परचेजर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि वो मॉर्टगेज डेब्ट को देगा, वो कुड नॉट बी इन्फोर्स बाय मॉर्टगेजी वो इन्फोर्स नहीं करेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी। ओके, इसी तरह से हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब ले लेते हैं। आशा है आपको कंसिडरेशन पसंद आया होगा। कंसिडरेशन को लेके कोई भी डाउट हो मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर पूछिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी कॉन्ट्रैक्ट को हम ले लेते हैं। एज ए जनरल रूल, law of contract, a person who is not a party to the contract can't enforce the contract even if contract has been made for his benefit. हमें पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट में केवल पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर हो सकती हैं, जो कि पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की वो इन्फोर्स नहीं कर सकती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे कि इन अदर वर्ड्स हमें बोले, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कांट सूट टू इन्फोर्स इट, यानी कि एक कोई भी स्ट्रेंजर जो कि पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, वो सू नहीं कर सकता कि ये लागू नहीं हुआ है भाई तो मैं सू कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। द जनरल रूल इज फॉलोड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी फॉलो होता है और इंडिया में भी फॉलो होता है ये रूल। इंडियन एस्पेक्ट अगर देखें, क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो इंग्लैंड को थोड़ा सा हम दरकिनार कर देते हैं लेकिन दरकिनार नहीं कहेंगे, थोड़ा सा साइड कर देते हैं और अपने इंडियन एस्पेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन की तरफ आते हैं।
In India, there is no provision for the doctrine of privacy of contract in the Indian Contract Act 1872. कोई भी provision नहीं है for the doctrine of privacy of contract in the Indian Contract Act. However, by several judicial pronouncements, it has been well settled that even in India, the general rule is that a person who is not a party to the contract can enforce the contract. लेकिन इसमें जनरल कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं, उनमें ये कहा गया है, वेल सेटल्ड है इंडिया में भी, कि पर्सन जो है वो नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है तभी भी वो इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. यानी कि इट कैन बी सेड दैट ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कांट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पार्टी नहीं है, सॉरी, जो कि पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, that even in India the general rule is that a person who is not a party to the contract can't enforce the contract. ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता अगर कोई भी पार्टी नहीं है. वही सेम रूल इंडिया में भी अप्लाई हो सकता है. जैसे कि हम आपका अब ले लेते हैं इसके एक्सेप्शंस टू प्राइवेटी रूल. आशा है आपको प्राइवेटी रूल समझ में आया होगा. यानी कि प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है डॉक्ट्रिन इंग्लैंड और इंडिया दोनों में फॉलो होता है. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में इंडिया के एस्पेक्ट में हम ये देखेंगे कि कई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में हमें ये अप्लाई होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई स्ट्रेंजर है तो वो लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को सू नहीं कर सकता है कोर्ट में. क्यों? क्योंकि वो कोई पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर. यानी कि दो पार्टी, अगर जो पार्टीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट में वो ही इन्फोर्स कर सकती, लागू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को सू कर सकती है कोर्ट में. तो अब एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं प्राइवेटी रूल का. फर्स्ट है ट्रस्ट और चार्ज. ट्रस्ट में भी बिल्कुल आपको प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रूल ये जो है वो अप्लाई नहीं होता है. मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट में भी नहीं होता है. एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल में भी नहीं होता है. कोविनेंट रनिंग विद द लैंड में भी नहीं होता है. स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस में नहीं होता है. ओके, ये 5 एक्सेप्शंस हैं जो कि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं. तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती हैं? द वर्ड्स हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग यूज्ड इन सेक्शन 2D रेफर टू समथिंग ऑलरेडी डन. दिस इज नोन एज द पास्ट कंसिडरेशन. जो कि हो चुका है वो पास्ट कंसिडरेशन है. द वर्ड्स डज और abstains फ्रॉम डूइंग रेफर टू समथिंग डन और omitted इन प्रेजेंट. तो वो क्या होता है? प्रेजेंट कंसिडरेशन. द वर्ड्स promises टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग रेफर टू समथिंग टू बी डन इन फ्यूचर. तीनों का होता है ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कंसिडरेशन. दिस इज नोन एज फ्यूचर और पर्सपेक्टिव कंसिडरेशन. इन सेंट्रल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. कि पास्ट कंसिडरेशन और फोरबियरेंस ऑफ कंसिडरेशन एज कंसिडरेशन. पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? ये इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टीसी वुड मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट कंसिडरेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट और abstinence और प्रॉमिस टू डू, abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग. तो ये एग्जांपल हो गया इसका. अब ये कहेंगे हम एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन. कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ लगातार पूछते रहिएगा हमारे सामने. साथ हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी की पूरी क्वेरीज का आंसर जल्द से जल्द दे सकें. तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा हमारी अपनी अपनी क्वेरीज को, क्वेश्चंस को. अब है एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, हम आगे पढ़ेंगे लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है. तो एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे. मैं जल्द ही प्रस्तुत करूँगी आने वाली वीडियो में कि एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन पढ़ सकूँ. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा. अगला नेक्स्ट एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन अगर हम पढ़ें, इसमें तो सेक्शन 25 ही है जो कि एग्रीमेंट होता है विदाउट कंसिडरेशन, जो कि कहता है
certain exceptional conditions in which an agreement may be enforced at law even when it is without consideration. ओके, सेक्शन 25 कह रहा है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस, जबकि ये नहीं होता, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन between parties standing in a near relation to each other, or unless. Second, it is a promise to compensate. Unless it is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do, or unless, third, it is unless it is a promise made in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent generally or specifically authorized in that behalf to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payments but for the law for the limitation of suits. In any of these cases such an agreement is a contract होगा. इसलिए मैंने एक्सेप्शन बोला है unless के. जब तक ये तो आप समझ ही गए होंगे. Explanation first. Nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee of any gift actually made. कुछ भी इसमें अफेक्ट नहीं करेगा इस सेक्शन में, जो कि वैलिडिटी जो है, अफेक्ट द वैलिडिटी, कुछ भी सेक्शन में वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड. Explanation 2. An agreement to which the consent of the promisor is freely given. An agreement to which, जो एग्रीमेंट है जिसमें कंसेंट प्रॉमिसर की दिया गया है फ्रीली, इज नॉट वॉइड मेरली बिकॉज कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट. काफ़ी अगर नहीं है कंसिडरेशन, इस वजह से ही केवल वॉइड नहीं कहला जाएगा प्रॉमिसर का कॉन्ट्रैक्ट को. कंसेंट ऑफ द प्रॉमिसर इज फ्रीली गिवन है इज नॉट वॉइड मेरली बिकॉज द कंसिडरेशन inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given गया है. ठीक है. Contract without consideration, out of natural love and affection, past voluntary service, time barred debt, ये सब चीज़ें हैं आपकी टाइम बार्ड एक्ट में. अब हम जैसे इसके साथ साथ एक और हम चीज़ करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. पर क्वेश्चंस इसके कौन से होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कंसिडरेशन, इज एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वैलिड, how can an offer be revoked, made or accepted,